अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने अपना जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया है, जो कि नैब के तफ्तीशी अफसर और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दाखिल किया है। नैब के जवाब में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात जारी हैं। नैब ने कानून के मुताबिक दस्तावेजी शवाहिद हासिल किए। आसिफ जरदारी नैब से ताउन नहीं कर रहे। नैब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। नैब ने उनका मौक़िफ़ जानने के लिए कानून के मुताबिक कॉल अप नोटिस जारी किया है। इसमें यह भी कहा गया है, नैब ने अपने जवाब में मजीद ये कहा है कि जिन इंक्वायरीज में तलब नहीं किया गया आसिफ जरदारी को, उससे मुतल्लिक जानने का इस्तेहकाक नहीं है। आसिफ जरदारी को 20 मार्च को सवालनामा दिया, 10 दिन में जवाब जमा कराने का मौका दिया गया। नैब के तहरीरी जवाब के मुताबिक आसिफ जरदारी की कंपनी ने नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया। उन्होंने दरख्वास्त जमानत के लिए अदालत को गुमराह किया और गलत बयानी की। वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ये मौक़िफ़ अपनाया है नैब ने अदालत में। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, जो केस नैब ने जरदारी की अबूरी जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। आसिफ जरदारी के असरो रसूख के बायस शवाहिद में टेम्परिंग करने का खदशा है। ये मौक़िफ़ अपनाया नैब ने। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या नैब की इस्तदा कबूल हो सकती है। सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, क्या समझते हैं आप? जी, मेरा ख्याल है जिस तरह का जवाब दाखिल कराया है, उस जवाब में आप बहुत सी बात कर सकते हैं। मसलन ये कि वो ये कह रहे हैं कि जी वो असर व रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर वो जेल चले जाएंगे तो क्या असर व रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे? ये वो किसी इस वक्त सरकारी पोजीशन पे तो नहीं है, तो अगर असर व रसूख वो अपनी ज़ात के मुताबिक वो कर सकते हैं तो वो जेल के अंदर भी रह के कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का जवाब है और जो उसका कंटेंट नज़र आ रहा है, उससे लग ये रहा है, इम्कान इस चीज़ का बढ़ता जा रहा है कि शायद ये ज़मानत मुस्तरद हो जाए उसमें। तो मुझे ये लग रहा है कि नैब, मेरा ख़्याल है जिस तरह का, क्योंकि ख़ासा सख्त सा जवाब नज़र आ रहा है जिसमें वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी वो ताउन भी नहीं कर रहे हैं और वो अपना असर व रसूख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये चीज़ इस चीज़ के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जवाब में सच वो देखें तो जो प्ली ली गई है, जिस बुनियाद पे उन्होंने ये बात की गई है कि जी वो टेम्पर कर सकते हैं और टेम्परिंग कर सकते हैं, तो वो उसमें तो अगर वो अंदर हों या बाहर हों तो दोनों सूरतों में ये चीज़ें हो सकती हैं, इम्कानात इसके मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे अंदेशा इस चीज़ का बढ़ता जा रहा है कि शायद उनकी अबूरी ज़मानत मुस्तरद हो जाए। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। अरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में नैब के इस मौक़िफ़ में कितना वजन है कि वो टेम्परिंग कर सकते हैं? बहुत सारा वजन है जी, मैं तो उठा ही नहीं पा रहा। बिल्कुल झुक गए, कंधे झुक गए हैं, कमर झुक गई है। वैसे दाद दें इस निज़ाम को कि इस निज़ाम बनाने वालों को और इस निज़ाम को कि पनामा GIT वाले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे चुके हैं कि हमारी जानों को ख़तरा है, सिक्योरिटी फराम की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग GIT वाले गवाहों समेत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं कि हमारे अहल व याल को ख़तरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। FIA ने कराची में हाथ उठा लिए कि यहाँ हम गैर महफूज हैं, अल्लाह के नाम पे केस शिफ्ट किए जाएं। नैब लाहौर में 2 मरतबा हमज़ा के घर मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज़ वाले पे गई, तरले मिनते सब करती रही, कानून समझाती रही, चेयरमैन के अहकामात दिखाती रही और वापस लौट आई। एवन फील्ड केस इस पाकिस्तान का वो वाहिद केस है, अब तो हंसी आती है इस पे बात करते हुए, कि जिसमें मरियम साहबा, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ साहब ने तफ्तीश में पेश होना ही मुनासिब नहीं समझा। 2 दिन टीम लाहौर में नैब की बैठी रही अपने जाओ जलाल के साथ और वापस आ गई। और ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबान अदालतें और उनके मेहरबानियाँ और उनके मेहरबान फैसले हैं। तो अब नैब ने भी ये कह दिया है, तो अब क्या करें। जहाँ जरदारी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल बड़ा शानदार है। 11 केस थे, कहीं ओरिजिनल रिकॉर्ड गायब हो गया, कहीं गवाह ही नहीं मिले, कहीं सदारती इस्तिस्ना, कहीं टेक्निकल बुनियादों पर छूट, और ऐसे केस लड़े कि सुप्रीम कोर्ट ने उन जरदारी साहब के वकील फारूक नायक को कहा कि आपके मुवक्किल कोई बरी थोड़े हुए हैं, वो तो टेक्निकल बुनियादों पर निकल गए हैं। अब इसमें मैं सबूत दें ताकि आपको हम बाइज्जत सर्टिफिकेट दें, लेकिन अभी तक वो भी नहीं है। अब ये मेहरबान अदालत और मेहरबान जजों पर है कि वो नैब की इस्तदा कबूल करती है या नहीं करती। लेकिन ये सच है कि मौजूदा निज़ाम में ताकतवर बाख्तियार झूठ को सच, सच को झूठ साबित कर दे, रिकॉर्ड उठवा ले, रिकॉर्ड जलवा ले, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं शाह साहब, ठीक है। मेमल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर ये इस्तदा कबूल होती है या ये मर्जी, ठीक है, सही। मेमल, ये नैब की तरफ से इस्तदा करना क्या इस तरफ भी इशारा है कि अनकरीब कोई गिरफ्तारी तक बात जा सकती है जरदारी साहब की?
देखिए अफसा, मैं इसमें ऑप्शन तो कोई नहीं लूँगी क्योंकि ये तो डिपेंड करता है वाकई अदालत के ऊपर कि वो इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेते हैं। लेकिन एक बात है कि नैब की जो इस्तदा है मुझे इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि इसका ये बिल्कुल एक इलॉजिकल सी चीज़ है। देखिए पहली चीज़ ये होती है कि उन्होंने केस शिफ्ट करवा दिया इसलिए कि जी सिंध के अंदर जो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो हो सकता है जी यहाँ पे वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। अब तो इस्लामाबाद केस आ गया, अब भी वो कह रहे हैं जी एविडेंस में कोई टेम्परिंग कर सकते। देखिए टेम्परिंग तो वो तब करते ना अगर तो उन्हें पता ना होता, ये कोई सरप्राइज़ तो है नहीं। अभी वो तो काफ़ी अरसे से, हम कई महीनों से सुन रहे हैं कि वो अरेस्ट होंगे। अगर उन्होंने कोई चीज़ टैंपर करनी होती है, एविडेंस ऐसे करना, तो अब तक क्या वो नहीं कर चुके होंगे। और वैसे भी ये जिस किस्म का इन्होंने केस बनाया है JIT ने, और जो ये FI और ये नैब वगैरह बात कर रहे हैं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है मोस्टली। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जरदारी साहब किस तरह से करेंगे? या तो होता ना कि जी सरप्राइज अरेस्ट के आज पकड़ लिया था और अब केस बनने चला है, तो अब जरदारी साहब को अचानक से पता चला कि हाय हाय ये तो मेरे इस तरह अकाउंट थे। इसलिए ये नैब की इस्तदा की ना कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत इलॉजिकल है। और ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर प्रेशर डालने की बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर उन्हें पकड़ना है पकड़ लें, ये इस तरह की इस्तदा करने की उनको क्या जरूरत है? उन्हें कोई रोक सकता है? सही, आप समझती हैं प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है। सलीम साफ़ी साहब, आसिफ जरदारी साहब के केस में नैब की कंडीशंस बहुत बढ़ नहीं गई? जिस तरह वहाँ से केस यहाँ मुंतकिल करना, जरदारी साहब को फ़ायदा तो नहीं होगा इसका? देखिए, एक तो मुझे एहसास है कि ये सवाल बनाने में जिस तरह हमारा कोई कसूर नहीं होता अफसा, उसी तरह आप भी इसमें बेकसूर हैं। लेकिन पता नहीं ये सवालात सहाफ़ियों के लिए नहीं होते, इस तरह के सवाल ज़्यादातर ये नजूमी इसका अच्छा जवाब दे सकते हैं कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अब हमें क्या पता है कि उस वक्त वो जज साहब क्या सोचते हैं और क्या फ़ैसला करेंगे। दूसरा, अगर जजेस के फ़ैसले हम पहले से सुनाने शुरू कर दें तो जज फिर उधर क्या करेंगे। बाकी जहाँ तक, तो इसलिए मैं इस पर तो हाँ नहीं का कोई ऑप्शन नहीं लेता। लेकिन सिर्फ मैं जो नैब की इस्तदा है उस पर मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए इस तरीके से नैब ने और वफाकी हुकूमत ने या जो और लोग इस मामले में उनके साथ हैं, ये कह के कि जरदारी साहब का केस इधर मुंतकिल करें और ये कह के कि अब भी वो उसमें टेम्परिंग कर सकते हैं, तो ये सिंध के नैब पे, सिंध के अदालतों पे, सिंध में FIA पे, सिंध की पुलिस, सब पे अदम एतमाद का इजहार खुद वफाक और नैब कर रहा है कि भाई वो जरदारी साहब से प्रेशर में आ सकते हैं। तो अगर सिंध की नैब प्रेशर में आ सकती है, अगर सिंध का FIA प्रेशर में आ सकता है और उसमें वो फैसले करता है, तो वफाक का नैब वफाकी हुकूमत से प्रेशर में क्यों नहीं होगा? फिर पंजाब का नैब या पंजाब की मातहत अदालतें फिर वहाँ से प्रेशर में क्यों नहीं होंगी? फिर खैबर पख्तूनख्वा की वहाँ की हुकूमत से प्रेशर में और क्यों नहीं होंगी? और फिर इस मुल्क में जो ताकतें जरदारी वगैरह से ज़्यादा ताकतवर हैं, तो उनसे प्रेशर में क्यों नहीं होंगी? तो ये अजीब मुल्क है कि जिसमें खुद इस मुल्क के इंसाफ देने वाले इदारे अब अपने जैसे इदारों पे अदम एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं और फिर हमें कह रहे हैं कि नहीं, हमें तकद्दुस भी दो। टेम्परिंग वाली बात करने से आप कह रहे हैं खुद ही अदालतों की और अपने ही इदारे की तौहीन कर रहे हैं, भरोसा नहीं है, ये इससे जाहिर होता है। अपने आप इस मामले पर है ना, डेफिनेटली नैब और अदालतों पर ही आप समझते हैं कि भरोसा नहीं है, इसका इजहार किया जा रहा है। मजहर साहब ने इस पे हाँ का ऑप्शन लिया, उनको खदशा है, लेकिन हमारे दीगर तजियाकारों ने इस पर कोई बाकायदा ऑप्शन नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो में जमा कराई गई दरख्वास्त का हम जिक्र करेंगे, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में BRTS मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम हो चुकी है। मंसूबे की लागत 39.5 अरब रुपए रखी गई थी और तकमील की मुद्दत 6 महीने थी। मंसूबे की अदम तकमील से पेशावर के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी की तरफ से इस दरख्वास्त में बताया गया है कि 2017 में BRTS मंसूबा 39 अरब 50 करोड़ की लागत से 6 माह में मुकम्मल करने का दावा था, लेकिन तमाम तर दावों के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबे की लागत भी दुगनी होकर 70 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने परवेज़ खटक की क़यादत में इस मंसूबे में करप्शन की। BRT मंसूबे के जरिए मनपसंद शख्सियात को खिलाफ ज़ाब्ता नवाजा गया, ये इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी की तरफ से। जबकि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि हम पूरे पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, पीपल्स BRT मंसूबे में परवेज़ खटक के खिलाफ नैब में करप्शन मुकदमे की दरख्वास्त,
हम पूरे पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चेयरमैन नैब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एहतसाबी इदारा वजीर दिफा के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, आपके ख्याल में एक तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इशू उठाना इस वक्त में, और कार्रवाई से मुतालिक आप आगे क्या समझते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि बीआरटी में बड़े पैमाने पे, बड़े नाकाबिल तसव्वुर पैमाने पे, ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, करप्शन भी हुई है, बेकायदगियाँ भी हुई है, और अभी भी उसके हवाले से हुकूमत जो कुछ कह रही है वो सिर्फ झूठ है। मसलन मैं आज यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि ये बीआरटी लाहौर मेट्रो या पिंडी मेट्रो जैसा ये अगले 6 महीने में भी उसी तरह फ़ाल नहीं हो सकता जो वहाँ की सूरत हाल है। ये जितने भी कहें कि जी महीना लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे। दूसरी बात, जो नैब है, जिस तरह ये हकीकत है, उसी तरह नैब को ना मैं कभी आज़ाद इदारा समझा है ना उसको समझा जा सकता है। अच्छा, फिर परवेज़ खटक साहब को अंदर किया जाएगा। वजह उसकी ये है कि परवेज़ खटक साहब को इमरान खान साहब ही अंदर करना चाहेंगे। उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए थे, इसलिए क्योंकि परवेज़ खटक साहब थोड़ी सी बाज़ औक़ात अपनी भी मर्ज़ी करना चाहते थे, इसलिए अगर इलेक्शन वाकई इनके बकौल ठीक इलेक्शन हुआ था तो परवेज़ खटक साहब ने तो पिछले इलेक्शन के मुकाबले में कई गुना बेहतर रिज़ल्ट इनको दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया। फिर यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे कड़े लाइन पोस्ट होती है पाकिस्तान में, तो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सबसे कड़े लाइन पोस्ट उनको दे दी गई है। और ख़ुद जो पीटीआई के हलकों के अंदर का मामला है, तो इमरान खान साहब माजी में भी इस तरह कुर्बानी के बकरे बना चुके हैं। मसलन ये ज़ियाउल्लाह अफरीदी जो यहाँ पे दरख्वास्त ले चुका है, तो माजी में वो माइनिंग केस में इमरान खान साहब और परवेज़ खटक साहब ने मिल के ज़ियाउल्लाह अफरीदी को कुर्बानी का बकरा बना दिया और लोगों को कह दिया कि देखिए हमने अपने वज़ीर को अंदर कर लिया। तो मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त ख़ुद इमरान खान साहब परवेज़ खटक साहब को अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि एक बीआरटी ऐसे बन गया है कि उसको इग्नोर किसी सूरत नहीं किया जा सकता, और किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा, और मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि सिर्फ परवेज़ खटक इसके ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन परवेज़ खटक साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, इमरान खान साहब के कहने पे बनाया जाएगा। इसलिए मेरा जवाब हाँ में है कि हो सकता है कि मुस्तकबल करीब में उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसी वजह से। ठीक है मेमल, आपके ख्याल में एक तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक करती है जो साफ़ी साहब कह रहे हैं, दूसरा नैब कितनी संजीदगी से देखेगा इस केस को? देखिए, साफ़ी साहब के पास ज़ाहिर बात इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन मैं फिर भी इसमें नहीं का ऑप्शन लूँगी, और उसकी वजह ये है कि देखिए अभी तक ऐसा लग रहा है कि नैब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर कर रही है काम। करना ज़रूर चाहिए, नैब को इसमें भरपूर कार्रवाई परवेज़ खटक साहब के खिलाफ बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कमीशन बनाई गई थी ये सीएम केपी ने ही बनाई है। ये कमीशन गवर्नमेंट की अपनी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इतने अरबों की हेरा फेरी हुई है। अब अगर नैब कुछ नहीं करती तो फिर तो लोग सवाल भी उठाएंगे कि जी शहबाज शरीफ केस में फिर आपने फ़ौरन की इंक्वायरी की स्टेज पे उन्हें अरेस्ट कर लिया। हमजा शहबाज के पीछे जिस तरह गए, और वो तो अभी अदालत ने रोका हुआ है, लेकिन वो तो उनको अरेस्ट करना चाहते थे। आसिफ जरदारी के केस के ऊपर भी यही चीज़ लग रही है। फिर उसके अलावा और भी बेतहाशा ऐसे केस है। परवेज़ खटक साहब का देखिए बात ये है कि मालम जब्बा केस भी है, माइनिंग केस का भी अभी जिक्र किया साफ़ी साहब ने, वो वाला केस भी है। अब ये बीआरटी का तो बहुत बड़ा केस है। अगर नैब इसके ऊपर एक्चुअली एक्शन नहीं लेती तो फिर अपोजिशन के बयानियों को बिल्कुल तकवीयत मिलती है कि ये सिर्फ अपोजिशन ही के खिलाफ आएगी। अगर ये चीज़ इन्होंने की, जिस तरह अलीम खान साहब के ऊपर इन्होंने इसलिए पकड़ा था क्योंकि उस वक्त एक तरह से कह ले पीटीआई ने भी अपनी नज़रें बदल ली थी, तो इसलिए उनको एक कुर्बानी का बकरा ज़रूर बनाया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि परवेज़ खटक को शायद कुर्बानी का बकरा ना बनाए। बेशक उनके पास इस वक्त वजारत एक ऐसी है कि जो खुडे लाइन पोस्ट है, जिस तरह साफ़ी साहब ने कहा, लेकिन उनके पास बेतहाशा राज भी हैं जब वो वज़ीर आला लगे थे केपी के, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब ने उनके कहने की वजह से आतिफ खान जो उनके मंजूर नज़र थे उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं लगाया। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ परवेज़ खटक साहब ही ऑल्सो हैज़ दिस ऑन पीटीआई, और मे बी वज़ीर आज़म साहब कुछ उनके पास है ज़रूर ऐसा कि जिसके ऊपर अगर उनको अंदर किया गया तो नुकसान होगा पीटीआई को बहुत ज़्यादा। सही, तो ऐसा होता हुआ आप नहीं देख रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब,
नैब के पास भी बैलेंस करने का मौका है यहाँ पर कोई कार्रवाई करके बाकायदा तौर पर। और शाह साहब इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, ये अक्सर हलकों की तरफ से कहा जाता है, उस दिन हमारे प्रोग्राम में भी कहा गया था कि सही ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी कर रही है, तो इससे साबित नहीं होता कि एक्चुअल इशू को एड्रेस किया पीपल्स पार्टी ने यहाँ? मुबारका जी, मुबारका। पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, मुबारका। सत बिस्मिल्ला, जी आया नू, ठंड पै गई भाई, ठंड पै गई, बर्फ़ दे ब्लाक लग गए। देखिए जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि दो चीज़ों की इस मुल्क में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। एक पब्लिक और दूसरी पब्लिक मनी। यहाँ तो 7 अरब की किक बैक्स और नालायकियाँ हैं। 50 अरब सिर्फ एक बैंक ऑफ पंजाब के शेर जवान खा गए थे, अभी तक 2012 से स्टे आर्डर चल रहे हैं। मुसाबकती की कमीशन ने 26 अरब के जुर्माने किए हुए हैं महकमों पे, 2009 से उनके स्टे आर्डर चल रहे हैं। रेंटल पावर प्लांट्स का एक मसला था, कराची की 500 इमारतें थी, 10,000 रिफाई प्लाट थे कराची के, क्या बना जनाब? 272 अरब का घपला था, ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट बताई थी। सिंध के एक माली साल में क्या हुआ जनाब? 505 अरब रखे गए थे नहरों के लिए, नैब टीम पहुंची तो ना नहर था ना खाला था सिंध में, क्या हुआ जनाब? ये पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की एक सुनिए, एक यानी 100 लापता, 126 लापता गाड़ियां हैं कागजों में, 1 अरब सालाना उनकी मेंटेनेंस और पेट्रोल पे लग रहा है। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। और उसका भी क्या हुआ? 365 करोड़ सालाना बलोचिस्तान के हुक्मरान खा गए गवादर में गरीबों का पानी। 365 करोड़ सालाना बलोचिस्तान के हुक्मरान गवादर में गरीबों का पानी पी गए हैं। हजूर, आप BRT पे मुझे बस पे बिठा रहे, मैं तो प्यासा हूँ। वो भी क्या बना? नंदीपुर मंसूबा था 22 अरब का, पहुंच गया 100 अरब पर। मंगला डैम रेजिंग मंसूबा था 130 अरब का, मुकम्मल हुआ 111 अरब पर। नीलम जेलम मंसूबा था 80 अरब का, पहुंचा 500 अरब पर। आखिरी सुन लीजिएगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबा था 37 अरब का, 105 अरब में मुकम्मल हुआ और 68 अरब ज्यादा लगने पर शमसुल मुल्क की सरबराही में नवाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि सजा देनी चाहिए 2 इंजीनियर्स को, और उनको ग्रेड 19 से 18 में कर दिया गया। तो ये है कि 68 अरब ज्यादा लग गए, 2 इंजीनियर्स को ग्रेड 19 से 18 में कर दिया गया। तो शाह साहब कह रहे हैं कि दीगर मंसूबों के अंदर ज्यादा करप्शन हो चुकी है, तो कह रही थी कि 105 करोड़ लगाकर आप एक गिलास पानी का साफ नहीं दे सके। मैं कह रहा हूं कि कोई कुछ नहीं होना, अगर पकड़े भी गए तो फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलना, ना पकड़े गए तो फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलना, ना पहले निकला है, ना अब निकलेगा, ना आइंदा निकलेगा। पब्लिक और पब्लिक मनी का यहाँ कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है। सही। मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में कोई भरपूर कार्रवाई हो सकती है जब सूबाई हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट इस पे सामने है, अखबारें नशर कर चुकी हैं, हर गुजरते दिन के साथ इसमें और ज़्यादा नकाइस सामने आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में कोई कार्रवाई होगी? देखिए, हम पता नहीं क्यों चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम, ये जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं इन सब की इंस्पेक्शन टीम होती है और इसी तरह की रिपोर्ट्स वो देते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स इसलिए नहीं होती हैं इन पर कोई कार्रवाई की जाए, ना होती है इस पर कार्रवाई। अभी एक लंबी फहरिस्त भट्टी साहब ने बयान की, इसमें बहुत से ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ तक नैब की रसाई हो ही नहीं सकती। कराची में क्लिफ्टन पे 2 दरिया प्लांट वहाँ लगाने थे $100 मिलियन के, 2006 में उनका इनॉग्रेशन होना था, उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकती नैब कि उसकी इंक्वायरी भी शुरू कर सके। देखिए, जहाँ जिस प्रोजेक्ट में डिले होता है उस प्रोजेक्ट में करप्शन होती है, इसलिए कि उसमें जहां उसकी कॉस्ट बढ़ती है उसमें कमीशन भी बढ़ जाता है, और ये जानबूझ के किया जाता है। ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट का नहीं है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कराची में 70 साल में आज तक कोई मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, और जो कंप्लीट हुआ वो जिस अंदाज में कंप्लीट हुआ वो भी अपना कमाल है। कराची में आखिरी 5 स्टार होटल कोई 30-35 साल पहले बना था। कराची माशी हब कहलाता है। अब ये BRT का जो है, और मैं इसमें नई का ऑप्शन इसलिए लूँगा कि परवेज़ खटक की गिरफ्तारी इमरान खान अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि परवेज़ खटक का जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अंदर उनका जो ग्रुप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल ठीक है कि PTI के अंदर माइनस इमरान खान कुछ मैटर नहीं करता। इमरान खान ने अगर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो वो कर लेंगे, लेकिन इमरान खान को ख़ुद भी पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जितनी ग्रुपिंग है
اس میں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اگر اس طریقے سے پرویز خٹک کی گرفتاری ہوتی ہے تو پرویز خٹک علیم خان نہیں ہے کہ وہ چپ ہو جائیں. پرویز خٹک پھر ریاکٹ کریں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پرویز خٹک کی گرفتاری ہوگی. اور پیپلز پارٹی نے جو اپلیکیشن دی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس اپلیکیشن کے ساتھ انہوں نے کوئی شواہد بھی دیے ہیں کسی طرح کے, یا صرف جسٹس جاوید اقبال کے ساتھ تصویر کھنچانے تک بات ہے. ایک اپلیکیشن دے دی آپ نے اور اس پہ انکوائری ہو. اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں لائیں اور اس پہ تھوڑی انکوائری ہو. لیکن اس کے باوجود پرویز خٹک کی گرفتاری کے متعامل نہیں ہو سکتے, نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. نہیں کا آپشن آپ نے بھی لیا ہے, محمل نے بھی لیا ہے, اور 2 ہاں کے آپشنز آئے. ویسے ارشاد صاحب کچھ نہیں ہوگا, لکھنا تو نہیں چاہیے ان کے آپشن میں بھی. لاہور سے اسلام آباد جانے والی بس ہوسٹس سے بدتمیزی کا واقعہ, غفلت برتنے والے پولیس اہلکار معطل, ورکنگ پلیس پر خواتین کی ہراسگی کا سامنا. تحفظ کیسے دیا جائے, اس پر اوپن آپشن سے آپ لوگ گفتگو کر سکتے ہیں. محمل, آپ کی طرف سب سے پہلے آئیں گے. ایک چھوٹی سی بات تھی, اس کے اوپر جس طریقے سے اس شخص نے اس خاتون پر چلانا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غیرت کی, خواتین کے کو عزت دینے کی. بات بھی بہت معمولی سی تھی, لیکن اس کے بعد جو موٹر وے پولیس کے اہلکار بھی ڈر گئے جب اس شخص نے بتایا کہ وہ FIA سے تعلق رکھتا ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں اس سارے معاملے کو؟ دیکھیے اب سے کہ بڑا مشکل سوال ہے. یہ جو آپ نے ابھی ویڈیو دکھائی تھی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ وہ آدمی بدتمیزی کر رہا ہے, اور یہاں تک اس نے کہا کہ میں تجھے دیکھ لوں گا اور اتار کے میں تمہیں جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ تمہیں لگ پتا جائے گا, مطلب ایک پانی نہ دینے کے اوپر. تو اس کے ریاکشن میں اگر آپ لوگوں کے دوسرے جو ادھر لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں, اٹس اوکے. یہ رویہ ہے ایک عورت کی طرف. اگر آدمی ایگریشن کر رہا ہے, یہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ FIA کا تھا نہیں تھا, وہ کس کا تھا, وہ بے شک وزیر اعظم ہوتا, وہ بے شک ایک چپڑاسی ہوتا, وہ بے شک ایک کلرک ہوتا, ڈزنٹ میٹر. بات یہ ہے کہ لوگوں کا رویہ آپ نے دیکھا ہے. یہ معاشرے کے اندر ایک پرابلم ہے, ہمارے معاشرے کا رویہ بدلنے کی سخت ضرورت ہے. حالانکہ ہمارا سیکشل ہراسمنٹ اینڈ ورک پلیس کا لا بھی موجود ہے, لیکن ایک معاشرے کی ذہنیت نہیں بدلی. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کچھ عرصہ پہلے ہی ایک بس ہوسٹس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس نے شادی کا پروپوزل جو تھا اس نے ریجیکٹ کیا تھا, تو اس کو اسی کمپنی کے سیکیورٹی اہلکار نے قتل کر دیا تھا, مطلب گولی مار دی تھی. یہاں پر کھانا ٹھنڈا دیا تھا بیوی نے ہسبینڈ کو, تو اس کے اوپر ہسبینڈ نے اس کو مار دیا تھا. یہاں پر یہ رویہ دیکھیے اصل وجہ کیا ہے. جی اصل وجہ یہ ہے کہ آدمیوں کو لگتا ہے کہ دے کین گیٹ اوے ود آل دیز تھنگ, اور اکثر ہوتا بھی یہی ہے. اب تھوڑا بہت ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ایک تھوڑا سا میڈیا کے اندر تھوڑا سا شعور پیدا ہوا ہے, تو عورتیں آواز اٹھا لیتی ہیں, لیکن ہر کوئی نہیں اٹھاتا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اسی شو کے اوپر کہا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہو جائے تو ہم چپ کر جاتے ہیں, کیونکہ نہ صرف یہ کہ اپنی کہ بھئی اسی انڈسٹری میں کام کرنا ہے, کریئر ہے, فیملی ہے, فلانی چیزیں, ہم چپ کر جاتے ہیں. یہ جو چپ کرنے کے نا, یہ وہ جو اٹس اوکے اور چھوڑ دیں جو کہہ رہے ہیں نا, اور وہ لڑکی رو رہی ہے, یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے. جب اس کلچر کو چینج کرنا ہوگا اس میں بہت وقت لگے گا, اور ہمارے مردوں کو بھی اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. صحیح. سلیم صافی صاحب, عام لوگوں سے ہم کیا ہی توقع رکھیں جب وہاں پر موٹر وے پولیس کے اہلکار جن میں خاتون بھی شامل تھی وہ آئے اور انہوں نے بہت آرام سے بات کی اس شخص سے جو اپنے آپ کو اہلکار بتا رہا تھا. تحفظ کیسے ملے خواتین کو اس طرح کی صورتحال میں؟ دیکھیے افسا, اصل مسئلہ وہی ہے جس کی طرف محمل نے اشارہ کیا. وہ حسن نثار صاحب کا ایک پرومو چلتا ہے, اور میرے خیال میں اس میں ایک فقرے میں پاکستان کے تمام مسائل کو ایک فقرے میں بند کر دیا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا مسئلہ معاشیات نہیں اخلاقیات ہے. ہم اگر آپ دیکھیں بحیثیت قوم ہم بدترین اخلاقی زوال کے شکار ہیں, اور وہ اکراس دا بورڈ ہے, اس سے کوئی منی ہے. ہم میں انسانیت کے جذبات آپ دیکھیں, ہم سے زیادہ جھوٹ بولنے والی قوم شاید دنیا میں کوئی ہو, ہم سے زیادہ منافقت کرنے والی قوم شاید ہی کوئی دوسری ہو, ہم سے زیادہ ملاوٹ کرنے والی قوم شاید ہی کوئی ہو. اور یہ مرد اور خواتین کا بھی الگ الگ نہیں ہے. مثلا اگر یہ ویڈیو ہے آج مجھے کسی نے بھجوائی ہے, وہ مرد ہے ملتان میں ایک جوان لڑکے کو جس کو سود پہ قرضہ دیا ہے وہاں کے کچھ ظالموں نے, اور پھر اس کے جواب میں 4-5 بندے ان کا جو حشر کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا کہ کیا یہ کسی مہذب معاشرے میں اور کسی بہادروں کے معاشرے میں یہ ہوتا جو اس خاتون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور یہ 60-70 لوگ اس بس میں بیٹھے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں یا ان کو صرف نصیحت کر رہے ہیں. اور پھر ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم جی بڑی بہادر قوم ہے, یعنی یہ بزدل قوم ہے. بزدلی کا کہ ایک خاتون کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو ہم
یہ تحت در تحت اس سوسائٹی میں ظلم ہے، اور اس پہ تحت در تحت ہماری خاموشی ہے اور غفلت ہے. اور اس میں ہم اس خاتون بیچاری کا کیا، کل ہم اسی شو میں ڈسکس کر رہے تھے یہ حنیفہ باسی کا، یعنی ایک بندہ لیڈر بھی ہے، ایک اس پہ بھی، ہم میں سے کس کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ بدترین ظلم ہو رہا ہے، ان کی بھی پیچھے ان کا خاندان اور ان کی خواتین سفر ہو رہی تھی. تو ہم بیسیت قوم بزدل بھی ہو گئے ہیں، ہم بیسیت قوم جھوٹے بھی ہو گئے ہیں، اور جب تک ہمارا ٹیچر، ہمارا لیڈر، ہم سب اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کرتے، اپنے اخلاقی معیارات کو درست نہیں کرتے، تو اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ ہوتے رہیں گے، پیش آتے رہیں گے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، بات اگر اخلاقیات پہ آتی ہے تو پھر کیا کیا جائے، کیسے تحفظ ممکن بنایا جائے خواتین کا؟ دیکھیے اس معاشرے میں عورت کو ایک حقیر چیز سمجھا جاتا ہے. آپ نے کبھی کوئی کالم، کبھی کوئی ٹی وی ٹاک شو اس پہ دیکھا ہے کہ مرد کی عریانیت کیا ہوتی ہے، مرد کی فحاشی کیا ہوتی ہے؟ عورت مارچ کے اوپر بہت کچھ کہا گیا اور کچھ درست بھی تھا، لیکن اس معاشرے میں عورت کا مارچ جو ہوتا ہے اس پر کبھی کسی نے لکھا کہ عورت کو برہنہ کر کے جو مارچ کروایا جاتا ہے، پورے کئی واقعات آپ نواب پور سے لے کے جو ہے آج تک دیکھ لیں، کبھی اس پر جو ہے لوگوں نے کبھی بھی شور مچایا، کبھی بھی اس پہ چیخ و پکار ہوئی؟ ہم نے ہمیشہ فحاشی عریانیت کو عورت کے ساتھ جوڑ دیا، اور کبھی بھی اس کی دوسرے آسپیکٹ کی طرف کبھی کسی نے نہیں لکھا کہ ہمارے مرد کا کنڈکٹ کیا رہتا ہے، بازاروں میں کیا کنڈکٹ ہوتا ہے، سڑکوں پہ کیا کنڈکٹ ہوتا ہے. آج تک کسی نے اس چیز پر نہیں لکھا، اس چیز کے اوپر اس کو کبھی بھی فحاشی سے لنک نہیں کیا، لیکن لنک کیا تو عورت کو لنک کیا. تو آپ کے یہاں عورت ایک حقیر چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس کو دبایا بھی جا سکتا ہے، اس کو شور شرابہ بھی وہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر جب آپ بیچ بچاؤ کرتے ہیں تو بس یہ کہہ کے مرد کو وہ کرتے ہیں کہ یار چھوڑو، عورت ہے یہ، اس لیے چھوڑ دو اس چیز کو. تو یہ ایک مجموعی رویہ ہے آپ کے معاشرے کا، جو مجھے وقت لگے گا تو تبدیل ہوگا، لیکن مجھے کوئی مستقبل قریب میں یہ تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کے ہمیشہ، اور میکسیمم کیا ہوگا آپ دیکھیے گا کہ میکسیمم یہ لکھا جائے گا کہ جی عورت کو بسوں میں اس طرح کا رول دینا ہی نہیں چاہیے، حتیٰ کہ پی آئی اے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ جی ایئر ہوسٹس ہونی ہی نہیں چاہیے. تو یہ کہا جاتا ہے پھر کہ خواتین ایسی جگہوں پر جائیں ہی نہیں، کام ہی نہ کریں جہاں پر مرد ہوں ہر طرح کے. بالکل جی مر صاحب، بالکل بھٹی صاحب، مجموعی رویہ مر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس پر؟ دیکھیے اگر اسی بس میں فرض کیجئے کوئی جیب کترا پکڑا جاتا تو ہر کوئی پچھلی سیٹ سے، اگلی سیٹ سے، درمیانی سیٹ سے اٹھ کے آتا اور ایک تھپڑ لگاتا. اور لیکن ان سارے شیر جوانوں کے سامنے ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی بیٹی کی بے عزت ہو رہی تھی، اور ایک گھٹیا انسان اس کو بے عزت کر رہا تھا سر عام، اور وہ بے شرموں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی سیٹوں سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے. یہ چھوڑ دیں جی کہ اب یہ تو باتیں عجیب سی ہو گئی، یہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کا کس قدر احترام کرنے کو کہا ہے، یہ بھی رہنے دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا خواتین کے بارے میں، یہ بھی رہنے دے کہ مہذب معاشروں میں خواتین کے کتنے حقوق، کیا تحفظ ہیں، اسے بھی رہنے دے کہ ہمارے ہاں کتنے خواتین کے بھی رولز ہیں، ریگولیشنز موجود ہیں. اگر کچھ کرنا ہے، اگر کچھ بدلنا ہے تو خدا کے لیے جزا اور سزا کا نظام سخت کریں. اس بندے کو آج عبرتناک مثال بنا دیں، اندر کسی بس میں کوئی خاتون نہیں روئے گی، اور اگر اس بندے کے ساتھ آپ جرگے کریں گے، آپ اسی طرح پتلی گلی سے نکال دیں گے، جب تک نہیں دی جائے گی، آپ نہیں سمجھتے ایسے واقعات ختم ہوں گے ہوئے کہ ہم زندہ قوم ہیں. اس ساری صورتحال میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مسافر جو دیگر موجود تھے اس بس میں، ان کا رویہ اتنا ہلکا کیوں تھا، انہوں نے اس کے اوپر اس وقت اتنی زیادہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ ناظرین، اجازت دیجیے، خدا حافظ.